नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण सभी को। मैं भावेश टेलर आपके लिए लेकर आया हूँ रीट लेवल 2 वाले साइंस के अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको टॉपिक वाइज मैं रोज के 11 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाऊँगा, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, रामबाण सिद्ध होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले आज का मोटिवेशन, ज्ञान चाहने वालों के लिए पूरी दुनिया ही गुरु है, सिर्फ सीखने की नीयत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम हर जगह से जितना चाहे उतना सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों आज का, वो है निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। दोस्तों, हम लोग आगमन निगमन सिद्धांत पर काम करेंगे, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारी जल किसे कहा जाता है। तो भारी जल के लिए हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों बर्फ़। बर्फ़ हम लोग देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है H2O, और कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि H2O बर्फ़ नहीं हो सकता है। फिर सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम क्या है दोस्तों? ड्यूटेरियम यहाँ पर हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। आप लोगों ने 9th क्लास की साइंस में पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन है उसके टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों 1H1, 1H2 और थर्ड होता है दोस्तों 1H3। तो जो दोस्तों 1H1 जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रोटियम। सेकेंड नंबर का जो है 1H2, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्यूटेरियम। तो ये जो ड्यूटेरियम यहाँ पर है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जहाँ पर हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो तो 1 है, पर वहाँ पर उसका परमाणु भार जो है दोस्तों वो 2 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर H, यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होगा भारी होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने, रासायनिक तत्वों को दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है। कोई सा भी रासायनिक तत्व, ठीक है ना, मान लिया कि हमने कहा हाइड्रोजन, ये किसी दूसरे तत्व से, मान लिया क्लोरीन से, ये आपस में किस तरीके से योग करेंगे, कैसे मिलेंगे, ये कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्लोरीन को कितने की ज़रूरत पड़ेगी, इसका पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं? परमाणु भार से नहीं लगा सकते, परमाणु नंबर से भी नहीं लगा सकते, तुल्यांकी भार से भी नहीं लगा सकते दोस्तों। तो हम लोग इसका पता कहाँ से लगा सकते हैं दोस्तों? तो आंसर होगा आपका संयोजकता से, वैलेंसी से। हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों? संयोजकता 1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी या संयोजकता भी 1 होती है। तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार प्रथम बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सोचिए दोस्तों, किसी भी अणु की बात की जा रही है, उसके जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगाते हैं उस पथ की बात की जा रही है। तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले हम थॉमसन की अगर बात करें तो थॉमसन ने क्या कहा था दोस्तों कि परमाणु एक गोलाकार है, धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कर दिया था दोस्तों? परमाणु के अंदर नाभिक की खोज कर दी थी, पर वो इलेक्ट्रॉन के पथ को नहीं दर्शा पाए थे। तो रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए निल्स बोर ने अपना मॉडल दिया था, जिसको निल्स बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल कहा जाता है दोस्तों। और वो हाइड्रोजन परमाणु मॉडल के अंदर ही निल्स बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनका नाम हम लोग क्या रखते हैं दोस्तों? KLMN, KLM और N, ये रखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा,
किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण से क्या होता है दोस्तों? वाष्पीकरण का मतलब है कि किसी भी द्रव को उसके क्वथनांक बिंदु पर गर्म करने पर वो वाष्प में बदल जाता है, वो वाष्पीकरण कहलाती प्रक्रिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक होता है दोस्तों वाष्पन। वाष्पन का मतलब क्या होता है? बिना क्वथनांक बिंदु के भी बहुत सारे द्रव क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं, वो प्रक्रिया है। फिर ऊर्ध्वपातन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो सीधे किस में बदल जाए? गैस में। और गैस को ठंडी करने पर वापस किस में बदल जाए दोस्तों? ठोस में। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पर यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि सेंट की जो खुशबू है वो पूरे कमरे में किस प्रक्रिया के कारण फैलती है? तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके विसरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डिफ्यूज़न भी बोलते हैं। डिफ्यूज़न ये होता है क्या दोस्तों? तो डिफ्यूज़न क्या है? विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, ठीक है ना, जिसमें सेंट की शीशी के अंदर जो गैसीय विलायक है, विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बिना किसी बाहरी दबाव के चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? विसरण। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के घर में कोई अच्छी डिश बन रही है या कहीं पर गैस सिलेंडर लीकेज हो रहा है, तो दोस्तों हमारे घर से दूरी होने पर भी हमें खुशबू आ जाती है, तो वो विसरण की प्रक्रिया के कारण होता है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है दोस्तों? तो देखिए, पहला है इनके अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं और दाब उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों कि किसी पात्र में गैस के जो अणु हैं वो टकराएंगे तो उस दीवार पर वो प्रेशर लगाएंगे। दूसरा, इनके अणु आपस में टकराते, बिल्कुल टकराते दोस्तों, और इनकी जो रैंडम मोशन होता है इनमें, है ना, अनियंत्रित गति होती है। ताप बढ़ने से इनके अणु यादृच्छिक गति से घूमने लगते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसको और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, तो ये पार्टिकल और ज़्यादा स्पीड से रैंडम मोशन यहाँ पर शो करेंगे। चौथा पॉइंट है इनके अणु नियमित विन्यास में अत्यंत निकट बंधे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब गलत होने के साथ साथ यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, किसी तत्व में परमाणु भार, क्वेश्चन मार्क है, के कारण होता है। परमाणु भार किसके कारण होता है दोस्तों? तो हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। अगर कोई परमाणु है, मैं अगर आपको बताऊं, परमाणु के बीच में होता है दोस्तों नाभिक, और इस नाभिक के अंदर दोस्तों दो चीज़ें होती है, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है दोस्तों न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, धनावेश। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। ये दोनों ही मिलकर किसी भी तत्व या परमाणु का या अणु का क्या है भाई? परमाणु भार, अणु भार को निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका? बी आंसर। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करते हैं? हाइड्रोजन देखो गैसीय बम है, ठीक है ना, और यहाँ पर वैसे नॉर्मली बम की बात हो रही है, तो कोई सा भी बम हो दोस्तों, परमाणु बम हो, ठीक है ना, भले हाइड्रोजन बम हो, तो ये कौन सी प्रक्रिया से आधारित है या कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो नियंत्रित विखंडन। बिल्कुल नियंत्रित नहीं होता दोस्तों। एक बार विखंडन शुरू होता है तो उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। अनियंत्रित विखंडन, ये आपका आंसर है दोस्तों, अनियंत्रित विखंडन, क्योंकि हाइड्रोजन बम है तो विनाशकारी प्रक्रम होता है और ये किसी के नियंत्रण में नहीं होता है एक बार शुरू होने के बाद, इसलिए इसे अनियंत्रित विखंडन कहा जाता है। और संलयन प्रक्रिया जो है दोस्तों, ये आपके सूर्य के अंदर एनर्जी, ऊर्जा बनाने में की होती है। ठीक है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन, अगर दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन, ऐसे परमाणुओं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों अभी हम लोग आगे पढ़ के आए थे हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3। तो इनमें देखो दोस्तों, ये नीचे की तरफ जो संख्या लिखी हुई होती है इसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ये पुरानी पद्धति है, आजकल हम लोग इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, परमाणु क्रमांक को इधर ही लिख देते हैं और परमाणु भार को इसके ऊपर लिख देते हैं। तो ये पुरानी पद्धति थी दोस्तों ये वाली, और ये नवीन पद्धति है।
तो एक बार मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। तो इसमें अगर आप लोग चेक करोगे दोस्तों तो 1H1, 1H2 और 1H3 तीनों के अंदर दोस्तों आपको 1 कॉमन मिल रहा है। इट मीन्स परमाणु क्रमांक तो क्या होता है दोस्तों, समान होता है। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है दोस्तों, उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है दोस्तों, समस्थानिकों की बात की जा रही है, आइसोटॉप्स की बात की जा रही है, समस्थानिक या आइसोटॉप्स। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इस टॉपिक से आता है दोस्तों, तो आप ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। परमाणु भार की बात हो रही है दोस्तों, तो किस में व्यक्त करेंगे, ग्राम नहीं होगा दोस्तों, मिलीग्राम में भी नहीं होगा, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है दोस्तों, ग्राम मिलीग्राम में उसको मेजर नहीं किया जा सकता। जब ग्राम में नहीं कर सकते, मिलीग्राम में नहीं कर सकते, तो किलोग्राम का तो सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों AMU। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, AMU। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी परमाणु का परमाणु भार मेजर करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार अगर हम लोग देखें दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 AMU, ये इसकी यूनिट। पर अब आजकल नवीन पद्धति जो है दोस्तों, हम खाली यू से भी उसको डिनोट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, यू का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों यूनिफाइड। क्या होता है दोस्तों, तो अगर ऑप्शन के अंदर आपको AMU और यूनिफाइड, AMU के साथ में अगर आपको यूनिफाइड भी लिखा हुआ मिले दोस्तों, तो आपको वहाँ पर किसको सही करना है, आप समझ चुके हो दोस्तों, यूनिफाइड को सही करना है। पर ऑप्शन में यूनिफाइड नहीं है, तो आपको AMU को सही करना है। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। ऐसा किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है जिसमें उस पदार्थ से या उस तत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं। तो परमाणु ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यौगिक, सॉरी अणु। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा अणु हो जाएगा। यौगिक तो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, पदार्थ ही हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सही आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अणु। तो अणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व से संबंधित सभी गुण मौजूद होते हैं, ऐसा आपके डाल्टन महोदय कहकर गए थे दोस्तों। तो ये आज की आपके 10 प्रश्न जो है दोस्तों, 10 प्रश्न पूरे हुए। अब एक लास्ट प्रश्न बचा है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, वो आपके लिए है दोस्तों। उसके लिए आपको कमेंट में आंसर देना है दोस्तों, और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। तो प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, उद्जन हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या बतानी है। अब यहाँ पर ये उद्जन जो है ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको ड्यूटेरियम कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। तो अब आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों इसका आंसर क्या है। फिर भी आपको कल तक का समय है, जब भी आपको जो भी आंसर इसका लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।